Hey everyone, Namaste. So we are continuing with our corporate tax series. If you are new to the channel, then please make sure to hit the subscribe button, press the bell icon and let's get started with the video. तो इस लेक्चर में ना हम जीएसटी काउंसिल पे पूरा डिस्कशन करेंगे। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। एक्चुअली जीएसटी के सारे ही टॉपिक्स छोटे छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हल्का सा जिस्ट देती हूँ। देखिए, हमें पता है कि जीएसटी आ गया है 2017 में, 1 जुलाई से इन्फोर्स हो गया था, ठीक है। बट इसके पहले भी तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। ये भी हमने देख लिया है कि क्या स्ट्रक्चर रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस का बिफोर जीएसटी, राइट। बट अब कोई भी नई चीज़ आती है, एक पूरा नया टैक्स लॉ आ गया, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी तो आएंगे। उसके रूल्स कौन बनाएगा, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो वो कौन सॉल्व करेगा, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोविजंस हैं, उन सबको सुपरवाइज करने के लिए, देखने के लिए, रिवाइज करने के लिए एक बॉडी चाहिए थी। और वही काम कौन करता है? जीएसटी काउंसिल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको। So the GST brought about the most significant indirect tax reform in India। बहुत ही मेजर टैक्स रिफॉर्म आया था। आप ये सोचो कि इतने सारे टैक्सेस थे, उन सारे टैक्सेस को, मोस्ट ऑफ द टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया और हमें जीएसटी मिल गया, जो कि पूरे कंट्री के लिए सेम टैक्स लॉज फॉलो रखता है, ठीक है। रिप्लेसिंग अ होस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस विद इन अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। इसीलिए हम बोलते हैं क्या, वन नेशन वन टैक्स, कि पूरे कंट्री में एक ही टैक्स चलता है। पहले क्या होता था, स्टेट लॉज डिफर करते थे, हर स्टेट का अपना अपना डिफरेंट लॉ थोड़ा बहुत चेंज हो जाता था, ठीक है। अभी क्या है, अब पूरा एक यूनिफाइड टैक्स लॉ हो गया है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। बट सच अ यूनिफाइड टैक्स अक्रॉस अ फेडरल स्ट्रक्चर लाइक इंडिया डिमांड्स कॉन्स्टेंट कोऑर्डिनेशन एंड कंसेंसस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क कर रही हो, स्टेट गवर्नमेंट भी वर्क कर रही हो। जैसे कि इंडिया, हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी, अलग अलग पार्टीज़ की भी तो हो सकती है ना। तो सेंटर और स्टेट में कई बार होता है ना कि डिस्प्यूट्स हो सकते हैं कई चीज़ों में, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल जीएसटी भी है, स्टेट जीएसटी भी है। ये सब हम पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी में। अच्छा, अगर पीछे के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं जीएसटी के या कॉर्पोरेट टैक्स के, तो उसका ना पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले वो देख लेना, सो दैट इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, ठीक है। आगे देखते हैं। तो क्योंकि हमें यूनियन और स्टेट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में एक कंसेंसस, एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि हम एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर वर्क कर रहे हैं कंट्री में, इसीलिए हमें एक काउंसिल चाहिए था, एक बॉडी चाहिए था। जो काम कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। सो द जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी responsible for making key decisions related to the implementation, structure and administration of GST in India। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों बोल रहे हैं? तो देखो, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग क्या है। इंडिया में, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1950 में, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बराबर अमेंडमेंट्स भी आते रहते हैं, ठीक है। तो जब 101st अमेंडमेंट आया था, उसी में क्या आ गया था? जीएसटी। ये बात याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 2016। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमें 3 मेजर आर्टिकल्स मिले थे। और भी चीज़ें हैं, बट 3 मेजर आर्टिकल्स थे। एक है आर्टिकल 279A, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। 279A में ही जीएसटी काउंसिल का जिक्र है। इसको छोड़ के 2 और आर्टिकल्स हैं। एक है आर्टिकल आपका 246A और दूसरा है 269A। ये 3 आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं हमें बेसिकली, ठीक है। आर्टिकल 246A जो कि पहले आर्टिकल 246 था, आर्टिकल 269A जो पहले 269 था, एंड आर्टिकल 279A जो पहले की 279 था, ठीक है। हमें इतनी चीज़ें पढ़नी है, बट फिलहाल आज के लेक्चर में हमें सिर्फ 279A पढ़ना है, ठीक है। बिकॉज द जीएसटी काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था कि विद इन 60 डेज एक जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन हो जाना चाहिए, जब तक फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। और 60 डेज़ के पहले पहले ही जीएसटी काउंसिल बन भी गया था, ठीक है। अब जीएसटी काउंसिल जो हम बोल रहे हैं, काउंसिल किसको बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं ना, जो बैठ के कोई डिसीजन ले रहे हों। तो इस ग्रुप ऑफ पीपल में कौन कौन फॉल करता है वो देखते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, की जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होता है। तो जीएसटी काउंसिल में जो सबसे मेन पर्सन होता है, दैट इज़ चेयरपर्सन, वो कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन होता है? चेयरपर्सन। अभी कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं अभी, तो वही चेयरपर्सन है। अगर वो चेंज हो जाती हैं तो जो भी नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर होता है, दैट विल बी द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल,
ठीक है। इसके बाद कौन होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और रेवेन्यू, ठीक है। इसके बाद स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, देखो ये तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे कि पूरी कंट्री की एक फाइनेंस मिनिस्टर है। जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं या टैक्स मिनिस्टर्स हैं, या फिर अगर नहीं है तो कोई और नॉमिनेटेड मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट, हर स्टेट से या हर यूनियन टेरिटरी से या तो वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर या तो टैक्स मिनिस्टर, या तो अगर नहीं है, अपॉइंटेड नहीं है प्रेजेंटली, तो फिर कोई भी और नॉमिनेटेड मिनिस्टर एज अ मेंबर वर्क करता है जीएसटी काउंसिल में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें तो याद रखना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स, ठीक है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन, ठीक है। आगे आते हैं, ईच स्टेट एंड सेंटर हैव अ वोट इन द काउंसिल विद अ स्पेसिफिक वोटिंग वेटेज असाइन। अब देखो कोई भी डिसीजन लेना है, जीएसटी काउंसिल है मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, वाई आर दे फॉर्मिंग अ ग्रुप, उनका कोई काम भी तो है, बहुत सारे उनको मेजर डिसीजंस भी लेने होते होंगे, तो डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि चलो लड़ाई कर ली, जो लड़ाई जीत लिया उसका डिसीजन हमने मान लिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। वोटिंग करते हैं, तो वोटिंग में जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं हम उस डिसीजन को कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब वोटिंग राइट्स भी थोड़े डिफर करते हैं, तो हम देखते हैं वोटिंग राइट कितने होते हैं। अच्छा, वोटिंग राइट से पहले एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें लिखा नहीं है बट आप जान लीजिए, जीएसटी काउंसिल में मीटिंग जो होती है ना उसके लिए कोरम सेट है। कोरम क्या होता है कि मिनिमम पर्सन्स जो कि रिक्वायर्ड हैं मीटिंग में प्रेजेंट होने के लिए, अदरवाइज हम उस मीटिंग को इनवैलिड कंसिडर कर लेंगे, नल एंड वॉइड कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। आपने अगर कंपनीज एक्ट वगैरह पढ़ा होगा, मीटिंग्स वगैरह, उसमें आपने बोर्ड मीटिंग्स वगैरह वाले चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपने कोरम वर्ड सुना होगा। कोरम का मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन अ मीटिंग, अदरवाइज आप उस मीटिंग को क्या मान लोगे, वॉइड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जीएसटी काउंसिल में 30 पीपल आर देयर, ओके, बट जिस दिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठनी थी ना, उस दिन बस 5 लोग प्रेजेंट हुए और 5 लोगों ने ही आपस में डिसीजन ले लिया और उस डिसीजन को ओके कर दिया कि अब यही फाइनल डिसीजन है। तो इज़ इट मेकिंग सेंस? नो, इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। क्यों? क्योंकि 25 लोग तो थे ही नहीं ना, तो बस 5 लोगों ने आपस में कैसे डिसीजन ले लिया 30 लोगों के बेसिस पे, राइट। तो कोरम क्या होता है कि कम से कम इतने लोग तो मीटिंग में प्रेजेंट होने ही चाहिए, अदरवाइज हम मीटिंग को ही नहीं कंसिडर करेंगे वैलिड। तो कोरम कितना होता है, 50% का, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जीएसटी काउंसिल की किसी भी मीटिंग के लिए कोरम कितना होता है, 50% का होता है। इसका मतलब क्या, अगर 30 पर्सन्स आर देयर इन अ जीएसटी काउंसिल, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी मीटिंग में कम से कम 15 लोग होने ही चाहिए, तभी हम उस मीटिंग को वैलिड कंसिडर करेंगे। अगर 14 लोग आए हैं तो हम उस मीटिंग को वैलिड कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं वोटिंग मैकेनिज्म पे। अच्छा, वोटिंग की क्या अगर बात करें, मान लेते हैं 30 लोग थे और 20 लोग प्रेजेंट हो गए मीटिंग वाले दिन। अब 20 लोग मतलब 50% से ज़्यादा हैं, तो हम मीटिंग को वैलिड तो मान लेंगे, ठीक है। अब वोटिंग होगी। अब देखो, मान लो 11 लोगों ने वोट कर दिया किसी एक चीज़ के लिए और 9 लोग अगेंस्ट थे, तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि चल 11 लोगों ने बोल दिया तो हम मान लेंगे इस डिसीजन को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कम से कम 75% की वोटिंग आती है, जिसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। तो कम से कम 75% की वोटिंग आती है, तब हम किसी डिसीजन को कंसिडर करते हैं। तो वही लिखा हुआ है पहले स्टेटमेंट में, एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल रिक्वायर्स अ 3/4 मेजॉरिटी, मतलब वही 75% की मेजॉरिटी आनी चाहिए, ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब कि जो बंदे प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनके वोट्स काउंट करके कम से कम 75% का वोट अगर आ रहा है, तब हम किसी डिसीजन को हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक कैच है। देखो, अभी हमने पढ़ा कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन और बाकी आपके स्टेट के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या टैक्स मिनिस्टर्स हैं वो होते हैं। तो अब ऐसे देखो, आपका जो 1/3 वोट होता है ना, मतलब जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, चेयरपर्सन, उसके वोट की वैल्यू कितनी होती है, 1/3, मतलब अकेला 33.33% वैल्यू इन्हीं का वोट रखता है अकेले, ठीक है। और जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं उनके वोट की वैल्यू फिर कितनी होगी, 66.667 व्हाटएवर, ठीक है। इन सबके कंबाइंड कलेक्टिव वोट्स की वैल्यू होगी इतनी, और चेयरपर्सन या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के वोट की वैल्यू कितनी होगी, 33.33%, ठीक है। तो वही नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वोट हैज़ अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। जितने भी वोट्स पड़े होंगे ना, अगर
निर्मला सीतारमन जी ने या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो भी हो, उसने जो वोट कर दिया उसकी सीधे सीधे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3, ठीक है। और बाकी सारे स्टेट्स के जो कंबाइंड मिनिस्टर्स हैं उन सारे सबके वोट्स की वैल्यू कितनी होगी, 2/3। तो हमें कितना चाहिए, 75% वोट्स चाहिए होते हैं, तब किसी हम डिसीजन को हाँ करते हैं या आगे पास करते हैं, ठीक है। So this structure ensures that no single entity can unilaterally decide on GST matters promoting cooperative federalism. अब देखो, बोलने के लिए सही भी है बात कि ये सब स्ट्रक्चर इसलिए रखा हुआ है कि यूनिलेटरली ना डिसाइड हो सके कि सेंटर का ही पूरा कंट्रोल है या स्टेट का ही पूरा कंट्रोल है। बट अगर आप वर्किंग में देखोगे ना तो होता क्या है, मान लो जो सेंट्रल में है, जो भी पार्टी सेंटर में है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस भी चीज़ के लिए वोट किया है, अब जितने भी स्टेट्स में सेम पार्टी रूल कर रही है ना, उन स्टेट्स के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या टैक्स मिनिस्टर्स हैं वो डेफिनेटली सेम चीज़ पे वोट कर देंगे। और 1/3 वोट तो ऑलरेडी उनके पास था। अगर स्टेट में भी ठीक ठाक जगह पे वो गवर्नमेंट है तो उनको वोट्स अपने आप मिल जाते हैं 75%, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। ये प्रॉब्लम कब होती है, अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग हो, अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी डिफरेंट पार्टीज़ रूल कर रही हों, सेंटर अलग है, स्टेट्स में बहुत अलग अलग पार्टीज़ हैं, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आगे आते हैं, अब क्या पढ़ना है कि जीएसटी काउंसिल तो बन गया, कोरम पढ़ लिया, वोटिंग मैकेनिज्म देख लिया, बट वोट करेंगे किस बात के लिए, फंक्शंस क्या हैं उनके, वो डिसीजन किस चीज़ पे लेते हैं, तो ये देखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, एक क्विक रीड देते हैं इसको। सबसे पहले क्या, रेट स्ट्रक्चर। जीएसटी के रेट्स क्या क्या होते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए थे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे, आप वो लेक्चर देख लेना अगर नहीं देखा है तो जीएसटी के जो रेट्स होते हैं ना वो डिटरमाइन करना। इनफैक्ट साथ साथ में ये भी डिटरमाइन करना कि अच्छा पहले कोई चीज़ 5% पे थी, अब उसको 18 पे करना है, या पहले 12 पे थी, अब उसको 5% पे करना है। ये जो ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं ये भी जीएसटी काउंसिल करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स अंडर एग्जेम्प्टेड, स्टैंडर्ड एंड हायर रेट स्लैब, द सेम थिंग दैट आई जस्ट सेड। डिसीजन ऑन स्पेशल रेट्स, हमने स्पेशल रेट्स पढ़े थे 0.25 और 3%, उनसे रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होता है तो वो भी जीएसटी काउंसिल का काम है। थ्रेशहोल्ड लिमिट्स क्या होती हैं, देखिए जीएसटी में ना हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं अभी। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, ऑल्दो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे मैं एक लेक्चर ऑलरेडी बना चुकी हूँ पहले का, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप देख सकते हो, अदरवाइज आगे मैं इस सीरीज़ में तो वो लेक्चर बनाऊँगी ही, ठीक है। देखो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, बट इफ़ यू हैव क्रॉस्ड, आपका एक टर्नओवर की थ्रेशहोल्ड लिमिट से क्रॉस कर रहा है, आपका टर्नओवर उस लिमिट से ज़्यादा है, इन दैट केस इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी एक्ट, अदरवाइज इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ वॉलंटरी, ठीक है। तो थ्रेशहोल्ड लिमिट डिसाइड कौन करता है, जीएसटी काउंसिल। सेम वे कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में भी हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। कॉम्पोजिशन स्कीम ईजी, आपको बता कि आपके लिए बिजनेस ईजी रहे इसके लिए प्रमोट करती है, इट प्रमोट्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। किसके लिए प्रमोट करती है, फॉर स्मॉल बिजनेस पर्सनस, जिनको छोटे बिजनेस होते हैं उनके लिए प्रमोट करती है। तो देखो अभी इसके लिए लिमिट कितनी है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, या आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं या फिर जहाँ पे बिजनेस कम हो रहा है वहाँ पे हैं तो 75 लाख से ऊपर का आपका टर्नओवर नहीं होना चाहिए। तो ये 75 लाख या फिर ये 1.5 करोड़, ये सब जो भी थ्रेशहोल्ड्स रखे गए हैं, ये लिमिट कौन डिसाइड करता है, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। टैक्स बेस एंड एग्जेम्पशंस, सो दे आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विसेज टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, कि जिस पे जीएसटी नहीं लगेगा, 0% टैक्स लगेगा, ये सब भी डिसाइड करता है कौन, जीएसटी काउंसिल। देन मॉडल लॉज एंड प्रोसीजर्स, सो दे अप्रूव ऑफ मॉडल जीएसटी लॉज, आईजीएसटी लॉ, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, सब पे लॉ बनाते हैं। फ्रेमिंग ऑफ रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन, इन्वॉइसिंग, पेमेंट, रिटर्न, रिफंड। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई रूल चेंज करना हो, इन्वॉइस से रिलेटेड, पेमेंट, रिटर्न, रिफंड से रिलेटेड कोई भी रूल्स बनाने हैं, चेंज करना है, ऑल्टर करना है, तो वो भी जीएसटी काउंसिल ही करता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अभी हमने देखा कि हमारा क्योंकि कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो देयर, स्टेट गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो देयर। सेंटर और स्टेट में ज़रूरी नहीं है ना कि सेम पार्टी के ही लोग हों, डिफ़र करता है ना कि कहीं पे बीजेपी, कहीं पे कांग्रेस, कहीं पे कोई, कहीं पे कोई। तो ऐसे में क्या होता है ना, सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट हो सकते हैं, स्टेट और स्टेट में डिस्प्यूट हो सकते हैं, या किसी और तरह के इम्प्लीमेंटेशनल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो इन सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कौन करता है, आर्बिट्रेशन कौन करता है, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी मेजर फंक्शंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। Next and last, we have special provisions like making special recommendations for union territories, northeast states or hill states like Himachal Pradesh and Uttarakhand, deciding concessions, exemptions or incentives for certain sectors or regions. अब देखो, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कॉम्पोजिशन स्कीम का।
जिसमें मैंने क्या बोला कि अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रहते हो तो आपके लिए वो थ्रेशोल्ड लिमिट कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमें पता है कि ऑलरेडी बिजनेस ज़्यादा नहीं हो रहा है, उसके लिए हमने वो लिमिट कम कर दी गई है। ठीक है, तो ये वाले जो स्पेशल प्रोविजंस हैं किसी यूनियन टेरिटरी के लिए या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए या किसी हिल स्टेशंस के लिए, ठीक है, तो ये सब भी काम किसका होता है? इस पे रूल्स बनाना, इस पे रेगुलेशंस देना जीएसटी काउंसिल का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, काफ़ी रेगुलरली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती रहती है, ऑफन वंस एवरी क्वार्टर और एज नीडेड, एंड ईच मीटिंग एड्रेसेस प्रैक्टिकल चैलेंजेस, रेट चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स जैसे ई इन्वॉइसिंग वगैरह एंड कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशंस। देखो 50 से ऊपर मीटिंग्स अभी तक हो चुकी हैं इन लोगों की। ठीक है, 2017 से देखो तो 50 से ऊपर मीटिंग्स हो चुकी हैं। आगे आते हैं, अभी तो आप लोगों को पता होगा बहुत रिसेंटली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है जिसमें रेट्स चेंज हो गए हैं जीएसटी के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इम्पैक्ट ऑफ द जीएसटी काउंसिल। इम्पैक्ट ऑफ द जीएसटी काउंसिल में जीएसटी काउंसिल आने से क्या बेटर हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ? सो रिड्यूसिंग टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू रेट रैशनलाइजेशन। अभी जो रिसेंट चेंज हुआ है जिसमें ये बोला गया है कि अब एक स्टैंडर्ड रेट आ गया है, एक मेरिट रेट आ गया है, इससे भी सम पीपल आर हैप्पी, सम पीपल आर नॉट हैप्पी, विच इज़ ऑलवेज द केस, बट एनीवे आगे देखते हैं क्या है। रिस्पॉन्डिंग डायनेमिकली टू इकोनॉमिक चैलेंजेस, जैसे कोविड-19 का पैंडमिक आया था तो उससे रिलेटेड या रिलीफ मेजर्स जो भी थे ये सब। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाइंग रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस, आपका रिटर्न फाइलिंग सिंप्लीफाई होता है। ठीक है, ब्रिंगिंग कंसेंसस और क्रिटिकल इशूज़ लाइक ई वे बिल्स, कॉम्पनसेशन टू स्टेट्स एंड डिजिटल कंप्लायंस। यू कैन जस्ट गिव इट अ ब्लैंक रीडिंग। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का, ये देख लेते हैं, चैलेंजेस फेस्ड बाय द जीएसटी काउंसिल। देखो जीएसटी काउंसिल बहुत काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, सारे डिसीजंस ले रहा है, ऑल गुड, बट कोई भी काउंसिल होगा, 4 लोग बैठेंगे, बात होगी, तो उसमें कुछ कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? डाइवर्जेंस इन इंटरेस्ट बिटवीन रिचर एंड पुअरर स्टेट्स। देखो हर स्टेट की इकोनॉमी डिफरेंट है। लाइक अगर आप गुजरात की इकोनॉमी देखो या आप अगर केरला की इकोनॉमी देखो, तमिलनाडु की इकोनॉमी देखो, वो डिफरेंट है। अगर आप झारखंड की इकोनॉमी देखो, बिहार की देखो, यूपी की देखो, असम की देखो, मतलब कहने का मतलब है हर स्टेट की इकोनॉमी डिफरेंट होती है। देर आर रिच स्टेट्स, देर आर पुअर स्टेट्स, आप ऐसा इसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इनमें कई बार क्लैश होता है डिसीजन मेकिंग में। जो थोड़े पुअर स्टेट्स होंगे वो शायद दूसरी डिमांड्स रख रहे हों, जो रिच स्टेट्स होते हैं वो दूसरी डिमांड्स रखते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है जीएसटी काउंसिल के लिए कि डिसीजन किस बेसिस पे लिए जाएं, क्योंकि आप किसी एक स्टेट को फेवर भी नहीं कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट आते हैं प्रेशर टू रिड्यूस टैक्स रेट्स वाइल मेंटेनिंग रेवेन्यू। अच्छा देखो अब क्या होता है, लोगों को क्या चाहिए कि टैक्स रेट कम हो, ठीक है, बट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी तो टैक्स से आता है, बहुत मेजर रेवेन्यू टैक्स से आता है, और इनडायरेक्ट टैक्स से तो सबसे मेजर रेवेन्यू आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो हम छुपा लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज़ वेरी ईजी, नॉट वेरी ईजी, बट डायरेक्ट टैक्स बहुत इवेड होता है। इट इज़ अ नो ब्रेनर। ठीक है, सबको पता है डायरेक्ट टैक्स बहुत इवेड होता है। आप लोग अगर चेक भी करो कि कितने % लोग एक्चुअल में डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, इट इज़ लाइक शॉकिंग। ठीक है, देखना आप लोग एक बार चाहना तो। बट इनडायरेक्ट टैक्स से तो काफ़ी रेवेन्यू आता है, तो हमें क्या करना है कि टैक्स का रेट भी कम चाहिए और रेवेन्यू भी मेंटेन रहे। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ मेजर चैलेंज जो कि देखना पड़ता है जीएसटी काउंसिल को। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव नीड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जो भी जीएसटी काउंसिल डिसीजन ले रहा है वो जनरल पब्लिक के सामने एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। इसके बाद है बैकलॉग्स इन कॉम्पनसेशन ड्यूज टू स्टेट्स, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कई बार हो सकता है कि स्टेट्स तक उनका जो भी कॉम्पनसेशन एसजीएसटी का देना है उसमें कभी कभी बैकलॉग आ जाता है। एंड द लास्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन फ्रीक्वेंट रेट चेंजेस विच अफेक्ट बिजनेस कंप्लायंस। अब देखो आपका कोई बिजनेस है और आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, आज वो 12% पे है, कल जीएसटी काउंसिल ने कहा कि यार अब ये 5% पे होगा, उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद वो चेंज हो गया और अब वो 18% पे बिक रहा है। तो बिजनेस पर्सनस जो होंगे उनको तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी ना इस चीज़ से। तो फ्रीक्वेंट जो रेट चेंज होते रहते हैं प्रोडक्ट्स के, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज जो कि दे कैन ट्राई कि उसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय जीएसटी काउंसिल। ठीक है, छोटा सा चैप्टर था, सिंपल चैप्टर था, बट इट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ठीक है, पूरे लेक्चर में कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।